अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकेंड ईयर पाकिस्तानी स्टडीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जो पाकिस्तानी स्टडीज़ के लास्ट के 2 चैप्टर्स जो न्यू इंक्लूड हुए हैं इस ईयर, तो उनके बारे में डिस्कशन की जाए। दैट इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और वायलेशन ऑफ राइट्स एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। तो इन दोनों को डिस्कस करना है। तो आज जो है वो मैं चैप्टर 9 को जो है वो डिस्कस करूँगा, ठीक है। और चैप्टर 9 हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि वो बुनियादी हकूक़ जिनकी हिफाजत की जाएगी 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान पे। वैसे तो आई एम हेयर रीडिंग द इंग्लिश बुक, तो मैं इंग्लिश बुक से रीड कर रहा हूँ, बट मैं इसको साथ साथ ट्रांसलेट भी कर दूँगा ताकि जो स्टूडेंट्स उर्दू में जिन्होंने PhD लिया है तो उनके लिए भी इजी हो और आसान हो उसको समझना। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेट से मुराद क्या होगी हमारे पास, दैट इज़ रियासत। रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे, इट्स फंक्शन, उसके काम, एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं रियासत की, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत के लिए कि रियासत की क्या ज़िम्मेदारी होती है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल होता है कि व्हाट इज़ द स्टेट, कि एक रियासत या स्टेट किसे कहते हैं। तो डॉक्टर गार्नर ने एक्सप्लेन किया है स्टेट के बारे में कि स्टेट क्या है, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सनस मोर और लेस न्यूमरस permanently occupying a definite proportion of territory independent of external control and possessing an organized government to which greater body of inhabitants render habitual obedience। कहते हैं कि स्टेट या रियासत क्या है, ये लोगों का एक ग्रोह है जो ज़्यादा या कम तादाद में होंगे और मुस्तकिल तौर पर जिन्होंने ऑक्यूपाई किया होगा इलाका, एक हिस्सा, और वो आज़ाद होंगे बैरूनी गलबे से, और उनके पास एक मुनज़्ज़म हुकूमत होगी, और इसके बाशिंदे ज़्यादातर जो है वो हैबिचुअल ओबीडियंस में होंगे, मतलब कि आदतन वो फरमाबरदारी करते होंगे उस गवर्नमेंट की। ये कहलाते हैं रियासत, स्टेट। तो स्टेट को बनाने के लिए हमारे पास कुछ लोग होने चाहिए, टेरिटरी इलाका होना चाहिए, और गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो कि इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या होता है, स्टेट तैयार होता है। स्टेट के एलिमेंट्स क्या हैं, कौन क्या हैं। तो पहला स्टेट का एलिमेंट है पॉपुलेशन, मतलब आबादी। आबादी किसे कहते हैं, कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन अ कॉमन प्लेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एक वाफिर मिकदार में लोग जो किसी एक मुश्तरका जगह पर रहते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परमानेंट पॉपुलेशन इज़ कंसीडर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट। और स्टेट की तश्कील के लिए ज़रूरी है कि मौजूद हो परमानेंट पॉपुलेशन, मतलब मुस्तकिल आबादी बड़ी तादाद में कहीं पर मौजूद हो, तभी जाकर क्या होगा कि वो हमारे पास स्टेट की फॉर्मेशन कर पाएगा। टेरिटरी या इलाका किसे कहते हैं, टेरिटरी इज़ अ सर्टेन पोर्शन ऑफ लैंड इनहेबिटेड बाय अ कम्युनिटी। टेरिटरी एक ऐसा खित्ता ज़मीन का जिसको एक कम्युनिटी ने जो है वो इनहेबिट किया हो, वहाँ पर वो आबाद हो रह रही हो। गवर्नमेंट, हुकूमत किसे कहते हैं, गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ टेरिटरी। गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है चूँकि वो आबादी को कंट्रोल करती है, काबू में रखती है, और साथ में जो टेरिटरी है मतलब इलाका है उसकी हिफाजत भी करती है गवर्नमेंट। सॉवरेंटी, इक़्तिदार आला, ये कैसे कहते हैं, सॉवरेंटी ऑफ स्टेट मीन्स अथॉरिटी ऑफ स्टेट विच कैन नॉट बी चैलेंज और शेयर्ड। इक़्तिदार आला का मतलब होता है रियासत के इक़्तिदार, रियासत की सुप्रीम पावर जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिसको हम शेयर नहीं कर सकते, वो जस्ट एक होती है सॉवरेंटी। और 1973 आइन के मुताबिक जो है वो सॉवरेंटी बिलोंग्स टू गॉड, ये इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह तबारक तआला के पास है। नेक्स्ट, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेट, क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं रियासत की। तो असल में ये हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड क्या, कि ये हमारे पास है रियासत की ज़िम्मेदारियाँ। तो रियासत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो प्रिजर्व सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल यूनिटी। रियासत की पहली ज़िम्मेदारी ये है कि वो इक़्तिदार आला की हिफाजत करे, इस तरह से इलाकाई सालमियत की हिफाजत करे, उसको इंटीग्रिटी की मतलब उसकी सिक्योरिटी की हिफाजत करे, एंड नेशनल यूनिटी के लिए काम करे, मुल्क के मतलब कौमी इत्तेहाद के लिए। टू इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो एनफोर्स करे, वो लागू करे
आइन को एक सबसे बुलंद तर दस्तावेज़ के तौर पर मुल्क है कि वो उसके सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी एंड पेट्रियोटिज्म अमंग द पीपल, बिल्ड एथनिक एंड रिलीजियस हार्मोनी एंड मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द कंट्री। हुकूमत का काम या स्टेट का काम, उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो कौमी सालमियत को प्रमोट करे और हुब्बुल वतनी को बढ़ाए लोगों के बीच में, वो पैदा करे कि इलाकाई और मजहबी हम आहंगी हारमोनी, और वो कायम करे एक पीस और स्टेबिलिटी, मतलब अमन और इस्तेहकाम कायम करे मुल्क के अंदर। ये है रियासत की ज़िम्मेदारी। और क्या ज़िम्मेदारी है भाई? इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स बाय मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इंश्योरिंग सोशल एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन। तो ये एक प्राइमरी ड्यूटी है, एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है स्टेट की कि वो हिफाजत करे ज़िंदगी की और लोगों के जानो माल की हिफाजत करे। किस तरह से करे? बाय मेंटेनिंग लॉ, कवानीन को कायम करके, और इंश्योरिंग सोशल एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, और इस बात की याद दहानी कार्रवाई के समाजी और शख्सी सलामती होगी शहरियों की। टू एलिवेट प्रॉपर्टी एंड लुक आफ्टर द पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्टर ऑफ सोसाइटी। कम करना, एलिविएट मीन्स कम करना है गुर्बत को। हुकूमत का काम ये है कि गुर्बत को ख़त्म करे और देखभाल करे गरीबों की और वो जो कमतर तबके हैं इस माशरे की उनकी। टू प्रोमोट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स टू ब्रिज द गैप्स बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड प्रोमोट इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सोसाइटी एंड द कंट्री एज मच एज पॉसिबल। वो ऐसी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाए स्टेट, ऐसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाए जो उस खला को पूर करे जो अमीर और गरीब के बीच में मौजूद है। और हुकूमत को चाहिए या रियासत को चाहिए कि वो प्रमोट करे इक्विटेबल इनकम, कि बराबर की इनकम, बराबर की आमदनी ये डिस्ट्रीब्यूट की जाए थ्रू आउट द सोसाइटी, तमाम माशरे के अंदर अमीर और गरीब के बीच जो है वो सैलरी का फ़र्क बहुत ज़्यादा ना हो। एंड द कंट्री एज मच एज़ पॉसिबल, उस मुल्क, पूरे मुल्क के अंदर जितना मुमकिन हो सके उतना ज़्यादा इस फ़र्क को मिटाया जाए अमीर और गरीब के। टू लुक आफ्टर द राइट्स एंड वेलफेयर फॉर द चिल्ड्रन, वुमेन, एल्डर्स एंड पीपल विद डिसेबिलिटी। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो देखभाल करे हकूक़ की और बहबूद की, बच्चों की, औरतों के, बड़े बुज़ुर्गों के और उन लोगों के जिनको कोई माजूरी है। टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो फ्री, मुफ्त और कंपल्सरी, मतलब कि फ़र्ज़ लाजमी तालीम दे पूरे मुल्क में बच्चों को। टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू द पीपल। ये भी ज़िम्मेदारी है कि फ्री, मुफ्त इलाज किया जाए या सेहत के जो है वो सेहत के लिए काम किया जाए, लोगों के लिए अस्पताल बनाए जाए लोगों के लिए जो मुफ्त हों। ये सारी दीज आर द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बुनियादी हकूक़ का क्या कॉन्सेप्ट है? तो दीज राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनकी गारंटी हुकूमत पाकिस्तान लेती है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आइन इसकी ज़िम्मेदारी लेता है कि इसको फॉलो किया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ दीज राइट्स सिटीजन्स कैन नॉट एन्जॉय सोशल स्टेटस इन सोसाइटी। इन राइट्स के बिना, मतलब अगर ये कानून, अगर ये राइट्स ना दिए जाएँ अगर लोगों को, तो सिटीज़न सोशल स्टेटस को एंजॉय नहीं कर सकते हैं सोसाइटी में, मतलब उनकी जो अपने समाजी रुतबा है वो उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं माशरे के अंदर। फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आइन के अंदर क्या बुनियादी हकूक़ हैं सिटीजन्स के, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो पार्ट 2 चैप्टर 1 में है आइन पाकिस्तान 1973 में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 9 है से स्टार्ट होती है ये सिक्योरिटी ऑफ पर्सन से, मतलब लोगों की सलामती। इट डिक्लेयर्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। ये इस बात का ऐलान करता है, इस बात को बताता है कि एक शख्स को उसकी ज़िंदगी छीनी नहीं जा सकती, मतलब किसी इंसान को बेजा कत्ल नहीं किया जा सकता। हर इंसान की सिक्योरिटी है, उसकी जान की हिफाजत की जाएगी। आर्टिकल 10 इज सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। हिफाजत किसी इंसान की, अगर उसको हिरासत में लिया जाए या उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए, और उसकी सलामती। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन इलीगल कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। ही हैज़ द राइट टू कंसल्ट और बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। तो इस आर्टिकल के मुताबिक हर एक शख्स जिसको हिरासत में लिया जाए या जिसको गिरफ़्तार किया जाए, जो इल्लीगल कस्टडी में हो, मतलब गैर कानूनी कस्टडी के अंदर मौजूद हो, हिरासत में हो,
उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी हिरासत के बाद। ही हैज़ द राइट टू कंसल्ट और टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर ऑफ हिज चॉइस, और उसको ये भी हक हासिल होगा कि वो कंसल्ट कर सकता है, मशवरा कर सकता है और डिफेंडेड, और वो अपना दिफा कर सकता है बाय लॉयर ऑफ हिज चॉइस, अपने पसंद की वकील रख के। मतलब इलीगल कस्टडी में किसको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, और उसके बाद उसको ये भी जो है वो आयद होगी, वे भी उसके पास हक होगा कि वो अपने पसंद का लॉयर रख सके जो उसको डिफेंड कर सके। आर्टिकल 11 है स्लेवरी, फोर्स लेबर, ETC प्रोहिबिटेड। ग़ुलामी, जबरी मजदूरी, ये सब मना है पाकिस्तान में। स्लेवरी इज़ फॉरबिडन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1973। 1973 के आइन के मुताबिक ग़ुलामी मना है और हर तरह की जबरी मुशक्क़त मना है। तो ज़बरदस्ती किसी से कामकाज नहीं करवाया जा सकता। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 1973 के आइन के मुताबिक आप किसी को ख़रीद ही नहीं सकते, किसी को ग़ुलाम नहीं बना सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह ये सख्ती से मना है। आर्टिकल 12 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट किसे कहते हैं? माजी की सज़ा। मतलब किसी ने माजी में जैसे कि आज से 10 साल पहले कोई गुनाह किया हो, कोई जुर्म किया हो, तो उसकी सज़ा आप उसको आज नहीं दे सकते। मतलब ये हो सकता है कि अगर किसी भी कोई इंसान है, उसको एक ख़ास पीरियड टाइम पहले उसने कोई जुर्म किया हो, तो एक वक्त गुजरने के बाद उसको उस चीज़ की सज़ा नहीं दी जा सकती, तो उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट जो है वो कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। तो पाकिस्तान को जो आइन है वो लोगों के इन हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ भी करता है जो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के बारे में है कि किसी के माजी में किए गए जुर्म की सज़ा उसको हाल में प्रेजेंट में नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 13 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब डबल पनिशमेंट के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़। डबल पनिशमेंट से मुराद क्या है कि एक ही शख्स को एक ही जुर्म पर 2 बार सज़ा दी जाए। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी भी इंसान को सज़ा नहीं दी जा सकती, उस पर केस नहीं चलाया जा सकता एक ही जुर्म के लिए दूसरी बार। ऑफेंस मतलब जो उसने जुर्म किया है तो सेकंड टाइम अगर वो जुर्म करेगा तो उस पर मतलब एक जुर्म उसने किया है तो उसने एक बार अगर सज़ा मिल गई, दूसरी बार उसी जुर्म की सज़ा उसको नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 14 है इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। इंसान की अज़मत की बालातरी, ठीक है, और उसकी इनवायलेबिलिटी मतलब उसका ख़त्म ना होना। द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। किसी भी इंसान की इज़्ज़त, उसकी हुर्मत और प्राइवेसी ऑफ होम, घर की प्राइवेसी, वो इनवायोलेबल है, उसको रद्द नहीं किया जा सकता। हर इंसान की इज़्ज़त और हुर्मत की हिफाजत करना कॉन्स्टिट्यूशन का हक़ है या उसका फ़र्ज़ है। आर्टिकल 15 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हरकत की आज़ादी। ऑल द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आर फ्री टू मूव, सेटल एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के तमाम शहरी आज़ाद हैं कि वो मूव करें, आबाद हों और रहें पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में। आर्टिकल 16 है फ्रीडम ऑफ असेंबली, जमात की आज़ादी। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स। हर एक शहरी को आज़ादी है कि वो अमन के साथ असेंबली कर सके, जलसे जुलूस कर सके, विदाउट आर्म्स, बिना किसी आर्म्स के, मतलब बिना किसी असलहे के। आर्टिकल 17 है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब किसी इदारे के साथ मुंसलिक होना या कोई एसोसिएशन बनाना, कोई तहरीक बनाना, उसको बनाने की आज़ादी। तो एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या यूनियन। पाकिस्तान के हर शहरी को आज़ादी है कि वो बना सके अपनी कोई एसोसिएशन, अपना कोई यूनियन भी वो बना सकता है। आर्टिकल 18 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस और प्रोफेशन, मतलब कारोबार की आज़ादी, तिजारत की आज़ादी और प्रोफेशन मतलब पेशे की आज़ादी। एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू एंटर अपॉन एनी लॉफुल प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड टू कंडक्ट एनी लॉफुल ट्रेड और बिज़नेस। हर शहरी को यह हक़ हासिल है कि वो एक लॉफुल प्रोफेशन, एक कानूनी पेशा अख्तियार कर सकता है, एक कानूनी जॉब कर सकता है, और वो कोई कानूनी तिजारत या कारोबार भी कर सकता है जिसको कानून ने मना ना किया हो। मतलब जो कपड़े का कारोबार, इस तरह चीज़ें कर सकता है, लेकिन जैसे चरस है, इन सब का कारोबार, मंशियात का कारोबार जो हुकूमत की तरफ मना है तो वो नहीं कर सकता। आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तकरीर की आज़ादी और इजहार की आज़ादी, आज़ादी इजहार राय जिसको हम कहते हैं। आर्टिकल 19 है ये, ठीक है। बड़ी बात की जाती है इस आर्टिकल पर कि एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि पाकिस्तान का हर शहरी, उसको एक हक़ हासिल है कि वो अपनी राय का इजहार करने में आज़ाद है। जिस तरह की भी राय का इजहार वो अपने कर सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है।
आर्टिकल 19A है राइट टू इंफॉर्मेशन, इतलात की आज़ादी। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। हर पाकिस्तान के शहरी, उसको एक हक़ है कि वो हर उस इतलात तक रसाई हासिल कर सकता है जो अवामी अहमियत के हैं, मतलब जो पब्लिक के साथ शेयर किया जा सकता है, तो तमाम ही पब्लिक के साथ वो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, ये उसका हक़ है। आर्टिकल 20 फ्रीडम टू प्रोफेस एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। मतलब आपको आज़ादी है कि आप अमल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपने मजहबी इदारे कानून के मुताबिक, ठीक है, और अखलाकियात के मुताबिक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अलाउज एवरी सिटीजन टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट हिज रिलीजन। आईन पाकिस्तान जायज़ करार देता है हर एक शहरी को कि वो अमल कर सकता है, फैला सकता है, तबलीग कर सकता है अपने रिलीजन की, अपने किसी भी मज़हब की, जिस मज़हब से वो ताल्लुक़ रखता है। आर्टिकल 21 है सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। अच्छा, इसमें ये जो चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो जब अहमदी 1973 के बाद जब अहमदियों के बारे में बात आई है ना, कादियानियों के बारे में, को मुस्लिम नहीं हो सकते, तो वहाँ पर उस 1973 के आइन में कुछ रद्द-बदल किए गए हैं उलमा कराम की काबूशों से, तो वो भी इसमें बात नोट करने की है। आर्टिकल 21 है कि सेफ गार्ड्स अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, की हिफाजत है टैक्सेशन के ख़िलाफ़ किसी भी मखसूस मज़हब के लिए, मतलब कोई मखसूस मज़हब के लोग टैक्स नहीं दे सकते। नो सिटीजन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच आर टू बी स्पेंट ऑन द प्रोपेगेशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन अदर देन हिज ओन। मतलब कोई भी शहरी इसको मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो कोई स्पेशल टैक्स दे, जो टैक्स आगे जाकर ख़र्च किया जाएगा, इस पर ख़र्च किया जाएगा भाई, प्रोपेगेशन पर और मेंटेनेंस पर, मतलब कायम रखने पर और बढ़ाने पर आगे किसी दूसरे मज़हब को जो उसका मज़हब नहीं है। जैसा कि मैं मुसलमान हूँ तो मुझसे कोई हिंदू जो है जबरन मुझसे टैक्स वसूल नहीं कर सकता है कि वो कोई मंदिर बनाना चाहता है, तो मतलब कि अदर दैन हिज ओन रिलीजन वाले शख्स से जो है वो फिर आप टैक्स नहीं लेंगे अपने मज़हब की तरवीज करने के लिए। आर्टिकल 22 है सेफ गार्ड्स एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजनिटी से, कि एक हिफाजत की जाएगी तालीमी इदारों की मजहबी पस मंज़र में। नो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अटेंडिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस or take part in any religious ceremony or attend religious worship if such institution, ceremony or worship relates to religion other than his own। कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो किसी तालीमी इदारे में पढ़ता हो तो उसको नहीं एक्वायर करने कहा जाएगा, वो नहीं एक्वायर करेगा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई मजहबी हिदायतनामा, या किसी उस मजहबी सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेगा, या किसी मजहबी इबादत में शामिल नहीं होगा जो उसके मज़हब के अलावा किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखती होगी। जैसे है ना कि मिसाल के तौर पर मुसलमान अगर क्रिश्चियन स्कूल के अंदर जाते हैं, जैसे कोई सेंट पॉल, सेंट रीटा, सेंट माइकल, सेंट जोसेफ, सेंट पैट्रिक, इसमें चला गया, तो वहाँ के क्रिश्चियंस मुसलमानों को इस बात पे, मुसलमान बच्चों को इस बात पे कंपेल नहीं करेंगे कि वो आएँ और उनके मजहबी रसूमात में शिरकत करें, ऐसा नहीं होगा। 23 है प्रोविजंस टू प्रॉपर्टी, मतलब कि उनकी जायदाद की हिफाजत। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हर एक शहरी को हक़ हासिल है कि वो ले सकता है, अपने पास रख सकता है, बेच सकता है अपने प्रॉपर्टी को पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में। आर्टिकल 24 है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, मालकाना हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़। नो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी पाकिस्तान के शहरी उससे उसकी जायदाद छीनी नहीं जा सकती, मतलब कानून के बरखिलाफ़ या इलीगली उससे हम उसको उसकी जायदाद नहीं छीन सकते। आर्टिकल 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, शहरियों की आज़ादी, ये शहरियों की बराबरी। ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पाकिस्तान का हर शहरी कानून के नज़रों के सामने बराबर है और कानून उसको बराबर के तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेगी हर शहरी को। नेक्स्ट है 25 ए राइट टू एजुकेशन। The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years। मतलब स्टेट या रियासत मुफ्त और लाजमी तालीम प्रोवाइड करेगी तमाम बच्चों को जिनकी उम्र 5 से लेकर 16 साल है। मतलब वो गवर्नमेंट स्कूल्स बनाएगी जहाँ पर फ़ी ऑफ़र नहीं की जाएगी और 5 साल से 16 साल के बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करेंगे, मतलब मैट्रिक तक वहाँ से पढ़ के निकलेंगे फ्री में। अब तो ये हो गया कि कॉलेज लेवल्स पर भी जो है वो फ्री तालीम कर दी गई है। आर्टिकल 26 है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस।
गैर जानिबदारी दिखाई जाएगी अवामी जगहों पे शिरकत करने के लिए, उस तक रसाई के लिए। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, जेंडर, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। पाकिस्तान का हर शहरी चाह जाएगा, उसका कोई भी रेस हो, कोई नस्ल हो, कोई भी मज़हब हो, कोई भी ज़ात हो, कोई भी पात हो, कोई भी जेंडर, कोई भी उसका जेंडर जिन्स हो, कहीं पे भी रहता हो, तारीख़ पैदाइश, जाए पैदाइश उसकी कोई भी हो, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके साथ एक अलग सलूक नहीं किया जाएगा पब्लिक प्लेसेस में जाने में। जैसे मज़ार कायद है, वो एक पब्लिक प्लेस है, तो पाकिस्तान का हर शहरी उसमें जा सकता है, कोई भी शहरी को हम वहाँ पर जाने से रोक नहीं सकते। आर्टिकल 27 है सेफ गार्ड अगेंस्ट नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस, मतलब कि जॉब के अंदर, नौकरी के अंदर भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। नो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointment on the ground of race, religion, caste and creed, gender, residence of birthplace। कोई भी पाकिस्तानी जो कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान का हिस्सा बना है, उसमें जॉब करता है, तो किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन उसके ख़िलाफ़ नहीं होगी, चाहे उसका कोई भी रेस हो, कोई भी मज़हब हो, कोई भी ज़ात हो, कोई भी पात हो, कोई भी जिन्स हो, कोई भी रिहाइश हो, या कहीं पर भी उसकी पैदाइश हो। हर सूरत में किसी भी तरह पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसको तमाम पर्क्स ऑफ़र किए जाएंगे जो बाकी तमाम लोगों को किए जा रहे हैं। आर्टिकल 28 है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, मतलब ज़बान की हिफाजत। स्क्रिप्ट हम किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट मतलब होता है रस्मुल ख़त, तो रस्मुल ख़त की हिफाजत एंड कल्चर और सकाफ़त की हिफाजत। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर shall have right to preserve and promote the same and object to law established institution for the purpose। आर्टिकल 251 के मुताबिक शहरियों का कोई भी हिस्सा जिनकी एक अपनी ज़बान हो, अपने रस्मुल ख़त, अपनी सकाफ़त हो, यह हक़ उनको हासिल है कि वो बचाएंगे और प्रमोट करेंगे अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने स्क्रिप्ट को, और वो इंस्टीट्यूशन इदारे भी कायम कर सकते हैं इस मकसद के लिए, जो उनके सकाफ़त को उनको हिफाजत करे, उसको प्रोटेक्ट करे, उसकी तरवीज करे, उसकी प्रमोशन करे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 9 से आर्टिकल 28 तक के बेसिक राइट्स मैंने आपको बताए जो पाकिस्तानियों के हैं। तो बहुत सारे हम पाकिस्तानियों को हमारे अपने बेसिक राइट्स ही नहीं पता होते हैं कि हमारे अपने क्या राइट्स हैं, गवर्नमेंट हमें क्या राइट्स ऑफ़र करती है और स्टेट हमें क्या अगर जो है वो हिफाजत करती है, और अगर हमें ये राइट्स नहीं मिलते इनमें से कोई भी, तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वहाँ पर अमल सुनवाई होगी। नेक्स्ट है रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी मतलब होते हैं अदलिया, तो अदलिया का किरदार बुनियादी हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जुडिशरी इन एवरी कंट्री हैज़ एन ऑब्लिगेशन एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑफ सिटीजन्स। हर मुल्क की अदलिया, उसका फ़र्ज़ होता है और उसका एक आइनी किरदार है कि वो प्रोटेक्ट करे, हिफाजत करे इंसानी हकूक़ की, मुल्क शहरियों के। द जुडिशरी इज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ हाईएस्ट वैल्यू इन एवरी सोसाइटी। अदलिया एक ऐसा इदारा है जिसकी वैल्यू पूरे माशरे में सबसे बुलंद होती है। कोर्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, जजेस की अहमियत होती है, तभी जज वगैरह की आमद पर लोग खड़े हो जाते हैं कोर्ट में, अदलिया में। These rights are enforceable by the High Court under Article 199 of the Constitution and Supreme Court of Pakistan under Article 184(3) of the Constitution। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका डिस्कस किया गया है, ये इन्फोर्सेबल है, इनको लागू किया जाएगा हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हाई कोर्ट ऑफ सिंध की तरफ से आर्टिकल 199 के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के मुताबिक इसको इन्फोर्स किया लाजमी जाएगा इन ह्यूमन राइट्स को। इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स की? फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये वो हकूक़ होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल समझा जाता है। These are the rights without which the essence of true human development and survival cannot be guaranteed। ये वो राइट्स हैं, हकूक़ हैं कि जिनके बिना एक सच्चे इंसानी तरक्की और उसकी बका मुमकिन नहीं, उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। These rights ensure the fullest physical, mental and moral development of every citizen। ये वो हकूक़ हैं जो इंश्योर करते हैं, याद दहानी करते हैं कि मुकम्मल तबई, जहनी और अखलाकी तरक्की होगी हर शहरी की इसकी वजह से। दे इंक्लूड दोज बेसिक फ्रीडम्स एंड कंडीशंस विच अलोन कैन मेक लाइफ वर्थ लिविंग। इनमें शामिल हैं वो बुनियादी आज़ादी, बुनियादी हालात जो अकेले ही ज़िंदगी को जीने के लायक बना देते हैं। द फंडामेंटल राइट्स जनरेट अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अमंग द माइनॉरिटीज़ इन द कंट्री। फंडामेंटल राइट्स जो बुनियादी हकूक़ हैं वो एक ऐसी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी पैदा करते हैं
मुल्क के माइनॉरिटीज़ में, उनकी अक़लियत में, मतलब जो कंट्री में माइनॉरिटीज़ में लोग रहते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी में या एथनिक माइनॉरिटी में, तो उनको क्या होता है, एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, उनके एक हिफाजत का एक एहसास होता है मुल्क के अंदर रहते हुए कि हमारी भी सुनवाई होती है और हमारे भी अपने कुछ राइट्स हैं। पाकिस्तान इज सिग्नेटरी ऑफ चार्टर ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। पाकिस्तान ने दस्तखत किया है चार्टर पर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब इंसानी हकूक़ के जो आलमी ऐलान था, आलमी अहदनामा था, उसके चार्टर पर पाकिस्तान का साइन है। ऑन 10 दिसंबर 1948 द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR was adopted as the common standard of achievement for all people and nation। 10 दिसंबर 1948 को जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था ह्यूमन राइट्स का, मतलब इंसानी हकूक़ का जो आलमी अहद था, उसको अडॉप्ट किया गया एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल एंड नेशन, कि ये एक मुश्तरका मेयार है जिसको हासिल किया जाएगा तमाम लोगों और तमाम कौमों के लिए। इन हकूक़ को दुनिया के 205 कंट्री हैं, हर कंट्री के अंदर लागू किया जाएगा जो जिसने इस चार्टर पर साइन किया है। तो पाकिस्तान का भी साइन इस पर है, तो पाकिस्तान को चलना पड़ता है ह्यूमन राइट्स के असूलों पर। इसी वजह से बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वजह से हमें लगता है कि इस्लामिक व्यूज़ पर कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं। तो जो आसिया बीबी थी जिन्होंने नामुसरे साथ के ख़िलाफ़ कुछ किया था, तो उनको यूनिवर्सल राइट्स, चूँकि पाकिस्तान ने इसके चार्टर में साइन किया हुआ था, तो पाकिस्तान को आसिया बीबी को रिलीज़ करना पड़ा और वो अमेरिकन गवर्नमेंट को उनको देना पड़ा। तो कुछ जगहों पर हमें लगता है कि ये ह्यूमन राइट्स की वजह से जो है वो रिलीजन को ख़तरा कुछ पहुंचता है, बट इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्कशन। इट इज़ अ रिलीजियस डिस्कशन विच आई एम नॉट गोइंग टू डू हियर। इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आर सेफ गार्डेड एंड गारंटेड फ्राम आर्टिकल 9 to 28। 1973 के पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तान के तमाम शहरों के बुनियादी हकूक़, उनकी हिफाजत की जाएगी और उनको गारंटी किया जाएगी, उनकी ज़मानत ली जाएगी। जो आर्टिकल 9 से आर्टिकल 28 तक आज हमने पढ़े हैं, उनकी हिफाजत ली जाएगी कि उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और तमाम पाकिस्तानियों को वो राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेटा दिस वॉज चैप्टर नंबर 9 जिसको हम यहाँ पर डिस्कस किया हमने ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में। तो थोड़ा वक्त निकाल कर मैंने ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर को थोड़ा एक्सप्लेन किया है आपके, सेकेंड ईयर PhD मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर वक्त मिलता है तो चैप्टर 10 और बाकी चैप्टर्स भी जो है वो मैं इसको शेयर करूँगा। देखता हूँ कि अगर इसमें मुझे ज़्यादा, अगर स्टूडेंट्स की तरफ से अगर कमेंट्स आते हैं या ज़्यादा मुझे लाइक्स मिलते हैं या ज़्यादा व्यूज़ आते हैं इसमें, तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँगा कि मैं अपने वक्त से निकाल कर केमिस्ट्री और इंग्लिश में कंप्लीट इंक्लूड कर चुका हूँ, तो PhD के लिए भी मैं थोड़ा वक्त इसके अंदर निकाल लूँगा। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे पाकिस्तानी स्टडीज़ के लेक्चर को। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर्स और नेक्स्ट फ़कार को इजाज़त दीजिए। अपने बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।